गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी अच्छे होंगे और इन अच्छे रहने के पीछे राज बेटा प्रकृति भी है ना। तो आज हम प्रकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। अगर हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आपको ये तो ज़रूर मालूम होगा कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो, सांस लेने के लिए हमें प्राणवायु है ना, पीने के लिए पानी, ये सभी किन से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। प्रकृति ने ही हमें उपहार दिए, फल फूल, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ है ना। ये नदी तालाब सब किसने बनाए? प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाए। तो बच्चों, यहाँ पर रोज़मर्रा के जीवन से लेकर हमारा, अगर हम कहें तो बचपन से यानी पैदाइश से लगाकर बुढ़ापे तक, अंत तक, ऐसे रोज़मर्रा के जीवन से लेकर शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर हम किस पर निर्भर हैं? प्रकृति पर ही निर्भर है ना। अगर प्रकृति ही नहीं होगी तो हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। और प्रकृति पर दोहन भी क्यों कर रहे हैं? प्रकृति पर प्रभाव पड़ने वाला सबसे मेन कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या अधिक होगी तो निश्चित रूप से हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो किस पर निर्भर है? प्रकृति पर। और हम उनका दोहन करेंगे। उनका दोहन करेंगे तो क्या होगा? हमें ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे, तो हमारे जीवन पर इसका गहरा असर हो रहा है और हो रहा है, होगा भी और हो रहा है। बढ़ती ज़रूरतों के कारण इनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। इसकी सुरक्षा, इनकी सुरक्षा के प्रति मनुष्य को क्या होना चाहिए? सजग, सचेत होना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण प्राणी जगत संकट में पड़ जाएगा। तो उन्हीं आवश्यकताओं में हम आज जल के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। जल ही जीवन है, जिसके बिना सब सून है। अगर जल नहीं है तो सब सूना। बेटा, बूंद बूंद की कीमत बहुत होती है। हम अगर बहुत प्यासे होते हैं और यदि एक बूंद पानी ना मिले तो हम कितने घबरा जाते हैं, है ना। आज आपके घरों में देखिए, 2 दिन आपके घर में अगर पानी नहीं आता है नल में, तो आप कैसे सबको पूछते, अरे पानी आया क्या, पानी आया क्या, क्यों नहीं आया, क्या बात हो, सब पूछने लग जाते हो ना। तो बेटा, हमें इस प्राकृतिक चीज़ों से, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जल होगा पर्याप्त मात्रा में तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है। और ये सब जल भी किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा आपका, है ना। जल, उससे पानी ज़्यादा मात्रा में आएगा। आप पेड़ पौधे की कटिंग कर दोगे, पेड़ पौधों को काटोगे तो क्या हुआ? आपके ना तो वर्षा होगी और ना ही आप अच्छा जीवन, सुख सुविधापूर्ण जीवन जी सकोगे। तो बच्चों, जल की महत्ता तो सर्वमान्य है। जल के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए हम क्या बता रहे हैं आपको कि जल के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, जिसका यदि हम सावधानीपूर्वक उपयोग न करें तो यह दिन दूर नहीं जब सर्वत्र भीषण जल संकट उत्पन्न हो जाए। हमें जल का सावधानीपूर्वक उपयोग करना है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम में लेना चाहिए। आपको कहीं दिखे नल खुला भी है, उसको बंद कर दीजिए। जितनी आवश्यकता आपको, बर्तन, पोछे, कपड़े, खाना बनाने में, है ना, ब्रश में आप ब्रश करते हो, नल को खुला छोड़ देते हो, वो क्या हो रहा है? आपका वेस्ट जा रहा है। तो बच्चों, जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल का प्रयोग करें, बाकी आप उनको सेफ रखो। ऐसे अमूल्य जल को संचित करने का एक कारगर उपाय है वर्षा जल संचयन। तो आज हम बच्चों पाठ 13 वर्षा जल संचयन यानी वर्षा के जल को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उसके उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप बच्चों पेज नंबर 100
अपनी बुक खोल लीजिए और पेज नंबर 100 निकाल लीजिए। पहले हम इसका अध्ययन करते जाएंगे, अध्ययन भी इसका वाचन करते जाएंगे, वाचन के साथ साथ आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। पानी की एक एक बूंद बच्चों बड़ी अनमोल है ना। इसकी कीमत का अंदाजा हमें उस समय लगता है जबकि बहुत प्यासे होने पर गला सूख जाता है और हमें यह नहीं मिलता है तो जरा सोचिए कि हमारी हालत कैसी हो जाती है। अतः बच्चों, जिस प्रकार हमारी माता हमें सब कुछ देती है और हमारा बहुत ध्यान रखती है, उसी प्रकार यह प्रकृति भी क्या है, हमारी माता के समान है और यह हमें संतान की तरह हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति रूपी माता के प्रति हमें संवेदनशील बनना चाहिए तथा अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए वाचन करते हुए हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो वर्षा जल संचयन। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि वर्षा के जल को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम उसको इकट्ठा करके, वाटर हार्वेस्टिंग वाला, कि हम छत पे उसके पानी को इकट्ठा करके, आंगन में जो पानी आता है वर्षा का उसको इकट्ठा पाइप के द्वारा हम भूमि के अंदर कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, आज विश्व में जल संकट एक विकट समस्या है। सबको मालूम है, पेड़ बचाओ, इसके पीछे भी कारण क्या है, जल की समस्या, जल संकट। तो आज विश्व में, पूरे संसार में जल की समस्या एक बड़ी भयानक समस्या है। अभी हाल ही में लिए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा है ना, जनसंख्या को पीने का पानी, साफ पानी उपलब्ध नहीं है। पानी की यह समस्या दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है ना। चाहे कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र। अब हम पानी की समस्या को, जरूरी नहीं है कि हमारे कृषि में ही नुकसान हो रहा है, हमारे उद्योगों में भी, उद्योगों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, घरेलू कामों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है ना। और कृषि में तो स्पेशली आवश्यकता होती ही होती है, बिन पानी कृषि संभव ही नहीं। तो चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू उपयोग के लिए हो या अन्य किसी काम के लिए, देश के सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास मतलब सब तरफ से पूरा, चहुमुखी से यानी सब प्रकार से उन्नति के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। विश्व में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की खपत बढ़ रही है। हमारे विश्व में, पूरी दुनिया में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जल की खपत भी उतनी ही होगी, आवश्यकता मनुष्य को उतनी ही होगी। इसलिए आज पानी की कमी सब तरफ है। और बेटा एक बात और, अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, तो कहीं तो अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। तो जिससे क्या होगा, हमारे पीने के पानी की कमी आ रही है और कहीं बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य वैसे भी नष्ट हो जाते हैं। जल का एक चक्र है वर्षा के रूप में बरसना और भाप बनकर उड़ जाना। जल चक्र क्या है, भीषण गर्मी पड़ेगी, नदी तालाब में पानी भरा होता है, तो गर्मी से वो पानी भाप बनकर कहाँ जाता है, उठता है, भाप बनकर उड़ता है, ऊपर जाता है। ऊपर फिर क्या होते हैं, बादल बनते हैं और वही बादल फिर वापस वर्षा के रूप में बरसते हैं। यही आपका जल चक्र है। जल का एक चक्र है वर्षा के रूप में बरसना और भाप बनकर उड़ जाना, बादल बनना, फिर बरस पड़ना। बरसना, ठीक है ना, भाप बनना, बादल बनना, फिर बरसना। यही जल चक्र समस्त जीवन की क्रियाओं का
आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। समस्त प्राणियों को, यानी मानव, पशु पक्षी, सबको, कोई से भी प्राणी तथा समस्त वनस्पति जगत को क्या चाहिए? जल। जरूरी नहीं कि मनुष्य को ही चाहिए, सबको चाहिए। आज आपके पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे, कोई भी जानवर होंगे, कोई भी होंगे, प्राणी जगत, सबको पीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो सब वनस्पति जगत को भी जल चाहिए, इसलिए जल को जीवन कहा गया, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। अनेक देश भूमिगत जल से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इनमें भारत और चीन प्रमुख हैं। भूमिगत जल से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, है ना। ये आपके जो नलकूप हैं, हैंडपंप हैं, तो ये क्या है? आपके भूमिगत आवश्यकताओं से अपनी पूर्ति करते हैं बहुत अनेक देश, उनमें भारत और चीन भी हैं। जो तालाब और कुएं सदियों से आदमी की प्यास बुझा रहे हैं, आज वे या तो सूख रहे हैं या उनमें पानी बहुत नीचे चला गया। पहले के ज़माने में क्या होता था? तालाब और कुएं बनवाए जाते थे, है ना। कई हमारे समाज सुधारक हुए, उनमें भी लोगों ने तालाब बनवाए, कुएं खुदवाए, जिससे क्या होता? मनुष्य की प्यास बुझती थी। लेकिन आज क्या है? हमारा जल स्तर दिन पर दिन गिर गया, बहुत गहराई में चला गया, तो तालाब और ये कुएं तो सूख गए, तो आदमी को प्यास सदियों से ये तो आदमी की प्यास होती है, आज वे सूख गए, तो क्या हुआ? उनमें पानी बहुत नीचे चला गया और नदियों का पानी विभिन्न कारणों से प्रदूषित हो रहा है। तब क्या होता है? लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। नदियों का पानी तो क्या हो रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि ये अनेक कारखाने, उद्योग धंधे चल रहे हैं, है ना। तो उसका जो प्रदूषित पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ है, वो नदियों में बहाया जा रहा है। आपके नालियों का गंदा पानी चला जाता है, आपके मलमूत्र जाते हैं, है ना। ये इनके जानवरों को नहला दिया जाता है, कपड़े धोते हैं, तो क्या है? ये सारा पानी प्रदूषित हो जा रहा है। फिर क्या होता है? प्रतिवर्ष वर्षा और हिम के रूप में, है ना, प्रतिवर्ष वर्षा और हिम के रूप में जो जल मिलता है वह भी नियमित और निश्चित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। हम किसके ऊपर निर्भर हैं? वर्षा के ऊपर। तो हर साल वर्षा होती है, तो कहीं क्या होता है? कहीं पर तो ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कहीं पर कम वर्षा होती है। तो हिम के रूप में जो जल मिलता है वह नियमित और निश्चित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है कि भाई इतनी ही मिलीलीटर वर्षा होगी या इतना ही होगा, जिससे हमें उसके अनुरूप अपने दिनचर्या ढालनी है। नलकूप इत्यादि के बहुत अधिक उपयोग से महाराष्ट्र के तालगांव तालुके के 2000 के करीब कुएं सूख गए हैं। अब नलकूप आदि के बहुत अधिक उपयोग के कारण, प्रयोग के कारण क्या हुआ? महाराष्ट्र के तालगांव तालुके के 2000 के करीब कुएं सूख गए और भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया। इससे क्या हो रहा है? इससे कोई 23,000 गांव प्रभावित हुए और वहाँ पीने का पानी दुर्लभ हो गया। दुर्लभ यानी कठिन, बहुत मुश्किल हो गया, प्राप्त नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मांग बढ़ने से जल संकट का पूरा असर देश में शीघ्र ही दिखाई देने लगा, है ना। जो जानकार है, विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार, विशेष जानकारी रखने वालों के अनुसार, मांग बढ़ने से, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है तो मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने से जल संकट का पूरा असर देश में शीघ्र ही दिखाई देने लगेगा। वर्षा के अनियमित होने और मौसम के मनमौजी होने का प्रभाव केवल कृषि पर ही नहीं अपितु ऊर्जा संसाधनों और पेयजल योजनाओं पर भी पड़ता है। वर्षा के अनियमित होने से, है ना, मौसम के मनमौजी होने का प्रभाव, मौसम भी अपने रंग दिखाता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग और अनियमित वर्षा के कारण कृषि पर ही इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा अपितु ऊर्जा संसाधनों और पेयजल योजनाओं पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सन 1986 में भारत सरकार ने पेयजल की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाया था। अब देखिए 1986 के अंदर भारत सरकार ने पेयजल की आपूर्ति के लिए, हमारे देश की जो सरकार है वो
पीने के पानी की पूर्ति के लिए, आपूर्ति है ना, यानी देना, पीने के पानी की पूर्ति के लिए कौन सा मिशन बनाया? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाया था। सन 1991 में इस तकनीकी मिशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था। पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, और 91 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय पेयजल मिशन। अब विशेषज्ञों ने वर्षा जल के उचित उपयोग और संचयन पर बल दिया। अब जो जानकारी रखते हैं उन्होंने, विशेषज्ञों ने वर्षा के जल के उचित उपयोग का, कि इस वर्षा के जल का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसके संचयन पर यानी उसके इकट्ठा करने पर बल दिया है। देखिए यहाँ तक हम जैसे प्रश्न देखते हैं, आज विश्व में कौन सी समस्या विकट रूप ले रही है? तो कौन सी समस्या बड़ा भयंकर रूप ले रही है? तो जल संकट, है ना। आंकड़ों के अनुसार विश्व में कितने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है? विश्व में 100 करोड़ लोग से भी ज़्यादा लोगों को। जल चक्र क्या है? पहले वर्षा हो रही है, भाप बन रहा है ना, भाप उठ रही है, फिर बादल बन रहे हैं, फिर वापस वर्षा हो रही है। यही आपका जल चक्र है। वर्षा से भाप, भाप से बादल, बादल से वर्षा, यानी वापस से बरसना। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब तथा किसने बनाया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन सन 1986 में किसने बनाया था? भारत सरकार ने। किसने बनाया था? भारत सरकार ने, ठीक है। और कब बनाया था? 1986 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, हर वर्ष सर्वत्र एक सी वर्षा नहीं होती है, ये तो सबको मालूम है। सभी जगह एक समान बारिश नहीं होती है। राजस्थान में 100 मिलीलीटर औसत वर्षा से लेकर मेघालय के चेरापूंजी में 1100 मिलीमीटर और मौसिनराम यानी मेघालय में इससे भी अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में 100 मिलीलीटर औसत वर्षा से लेकर, और मेघालय यानी चेरापूंजी में देखिए 1100 मिलीमीटर, और मौसिनराम यानी मेघालय, मेघों का आलय, मेघालय में इससे भी अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मेघालय में तो 1100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है, चेरापूंजी में, है ना। लेकिन हमारे देश में वर्षा का अधिकतर जल बह जाता है। अब हमारे देश में क्या होता है? वर्षा होती चाहे जितनी भी हो, लेकिन हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अधिकतर मात्रा में वर्षा का जो जल है वो बह जाता है। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपने साइंस में भी सुना होगा, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचयन योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में 22 मई 2000 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया था। किसके सिलसिले में? वर्षा जल संचयन योजना के सिलसिले में ही 22 मई 2000 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अब तो नहीं रहे, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकती, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकते। हम कई बार कहते हैं ना, जैसे हमारे कहीं अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है या अत्यधिक मात्रा में सूखा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम आपदा प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि उन सरकार व्यवस्था करेगी, वो करेंगे। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकती, बल्कि संपूर्ण देश में सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं एवं पंचायती राज के सभी लोग, यहाँ तक कि देश का हर नागरिक
जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा की संचयन का बीड़ा नहीं उठाता है, बीड़ा मतलब जिम्मा, भार नहीं उठा लेता है, तब तक वर्तमान एवं आने वाले भीषण जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता, कोई भी इसका इलाज नहीं है जब तक हम सब सचेत नहीं होंगे। देश का एक एक नागरिक, सरकार, ये अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही नहीं, सभी संस्थाओं को जोड़ना होगा, पंचायती राज्यों को जोड़ना होगा, देश के हर नागरिक को जोड़ना होगा। इससे सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है, जिसमें बड़े भवनों एवं सभी विद्यालयों में तथा अन्यत्र वर्षा के जल को उपयुक्त तरीके से एकत्र किए जाने के लिए आग्रह भी किया गया। विद्यालयों में भी देखिए, बच्चों को भी सिखाया जाता है कि आप रेन हार्वेस्टिंग का प्रबंधन कीजिए। तो बच्चों, अब ये भी पता नहीं कि रेन हार्वेस्टिंग का करना कैसे है, तो सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए, जिसमें बड़े बड़े भवन और विद्यालयों में तथा अन्यत्र वर्षा के जल को उपयुक्त तरीके से, अच्छे तरीके से एकत्र किए जाने के लिए आग्रह भी किया है। वर्षा जल संचयन एक साधारण व किफ़ायती तरीका है। वर्षा का जो जल संचयन है वो एक साधारण और बड़ा सस्ता तरीका है, जिसमें छत एवं आंगन में गिरने वाले बरसाती पानी को पाइपों के माध्यम से दिशा देकर जमीन के नीचे अथवा टंकियों में जमा किया जाता है। देखिए, ये छत लगभग 1200 वर्ग फुट की है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिस्टर्न के मार्ग की जाली है ये, और ये सिस्टर्न है 1500 गैलन। ये आपका पूरा रेन हार्वेस्टिंग का पाइप वगैरह सब दे रखे हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे होके इसमें आ रहा है टंकी में, फिर होके ये यहाँ पे जाता है खाना, यानी ये खाना फिल्टर्स, ठीक है। ये पूरा आपका गली की ओर स्थित मीटर है। ये नगर पालिका की जल सप्लाई है। तो आपको पूरा इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बताया गया है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं सुरक्षित पानी को। तो जिसमें छत एवं आंगन में गिरने वाले बरसाती पानी को पाइपों के माध्यम से दिशा देकर, अब जैसे भले ये पानी इधर गिर रहा है, हमने इधर दिशा दी, तो पाइप के माध्यम से हमने इधर इसको दिशा दे दी, ठीक है ना। जमीन के नीचे अथवा टंकियों में जमा किया, टंकी में जमा कर दिया, या फिर हम जमीन के नीचे भी जमा कर सकते हैं। यह संग्रहित पानी लंबे समय तक सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है। और यही संग्रहित पानी क्या करता है, लंबे कालांतर तक सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है। विद्यालयों में रेन वाटर विद्यालयों में क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी भी व्यवस्था की गई है बहुत से विद्यालयों में। विद्यालयों में कार्यक्रमों द्वारा बच्चों में जल के उचित उपयोग करने के विषय में पर्याप्त जागरूकता आएगी, ठीक है ना। हम इस विद्यालय में क्या करते हैं, कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में जल के उचित उपयोग करने के विषय में पर्याप्त जागरूकता ला सकते हैं। जैसे हम अपने पोस्टर बनवा सकते हैं, स्लोगन लिखवा सकते हैं, नल छोटे छोटे नल बंद करवा के है, आपका और भी कई काम हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को ये जल के उचित उपयोग करने के विषय में पर्याप्त जागरूकता दे सकते हैं। केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मानसून के समय किए गए जल संचयन से भूजल स्तर काफ़ी ऊपर आया है। इससे सूखे कुओं व बोरिंग वाले कुओं का जल स्तर बढ़ता है। अब देखिए, नीचे अपने जमीन की सतह के नीचे पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा, कुओं का जल स्तर भी बढ़ जाएगा, है ना, और बोरिंग का भी बढ़ जाएगा। यही भूमि को नम बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकता है। यही जल भूमि को क्या करता है,
नमी प्रदान करता है, नम बनाता है, जिससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। इसका एक और लाभ है, इससे बरसात के दिनों में नालियों के जाम होने तथा सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या का भी समाधान हो जाता है। अब बरसात के दिनों में देखिए हमारे यहाँ कूड़ा करकट सब इकट्ठा हो जाता है। जब पानी बरसता है ना तो क्या होता है, बहुत कभी तेज़ बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, जिससे क्या हो जाता है कि नालियों में वो पानी भर जाता है और नालियों में जो गंदगी जमी होती है वो सब बाहर आ जाती है, नालियाँ जाम हो जाती है और सड़कों पर वो गंदा पानी जमा हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस योजना को, परिकल्पना मतलब योजना को सार्थक बनाने के लिए रूफ वॉशर्स और रेन बैरल्स की आवश्यकता है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने योजना तो बना ली है ना, उसके लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है? एक तो रूफ वॉशर्स चाहिए और एक रेन बैरल्स चाहिए। आजकल विदेशों में रूफ वॉशर्स बाज़ारों में मिल जाता है, जिसका काम है पहली वर्षा के दूषित जल को एक विशेष टंकी में, जिसे सिस्टर्न कहा जाता है, एकत्र करना है। अब देखिए ये रूफ वॉशर्स क्या करता है, जो हमारी बारिश होती है, पहली बारिश मौसम में जब पहली बारिश होती है, उस दूषित जल को, पहली बारिश में जल अधिकतर दूषित ही होता है, तो उस दूषित जल को क्या करता है, ये एक विशेष टंकी में सिस्टर्न, जिसे सिस्टर्न कहा जाता है, एकत्र करना। ठीक है, सिस्टर्न भर जाने पर उसका मुख या टोंटी अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर वर्षा का शुद्ध जल कहाँ पर जाता है? रेन बैरल्स में जमा हो जाता है। भाई जब वो दूषित जल था तो वो तो किस में इकट्ठा हो गया था? रूफ वॉशर्स के द्वारा टंकी में जमा हो रहा था। उसके बाद जो शुद्ध जल होता है वो रेन बैरल में जमा हो जाता है। यह पानी अत्यंत मृदु होता है, यानी कोमल, मीठा, है ना, हल्का होता है, जिसमें दूसरे लवण नहीं होते हैं, तो मृदु हो जाता है। अतः वर्षा काल में इस पानी का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। बच्चों, जब वर्षा का पानी आता है, नीचे गिरता है, तो उसमें कई सारे लवण मिक्स होते हैं, तो पानी भारी होता है। तो उस पानी को रूफ वॉशर्स द्वारा पहले टंकी में जमा किया जाता है। वहाँ से जो शुद्ध पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? रेन बैरल्स में। उसके रेन बैरल्स में जमा होने के बाद जो पानी होता है वो बड़ा मृदु हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। अतः उसका हमें जितना संभव हो सके उतना उपयोग करना चाहिए। कर्नाटक के कम्मन हैली के सेना विहार में लगातार 5 दिनों तक जल की आपूर्ति न होने से वहाँ के निवासियों ने वर्षा के जल को एकत्र करके अपना काम चलाने का संकल्प लिया। देखिए कहाँ पर किया है? कर्नाटक के कम्मन हैली में 5 दिनों तक, वहाँ पे हैली के जो सेना विहार है वहाँ पर लगातार 5 दिनों तक जल की आपूर्ति न होने से वहाँ के लोगों ने क्या किया? वर्षा के जल को एकत्र करके अपना काम चलाने का संकल्प लिया है ना। संकल्प लेना यानी क्या करना है? एक प्रण, इरादा लेना। उन लोगों ने अपने सेना विहार के सभी फ्लाइटों और 71 घरों को अपनी परियोजना में शामिल किया। वैसे वे लोग पूरी तरह से बेंगलुरु जल बोर्ड की आपूर्ति पर निर्भर रहते थे। कौन? कम्मन हैली वाले लोग, है ना। उन लोगों को हर दिन 3.5 लाख लीटर जल की आवश्यकता थी। वहाँ के सारे नलकूप, कुएं वगैरह सूख गए थे। अतः उनका वह प्रयास सफल रहा और वे आशा करते हैं कि अपने इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना के द्वारा सारे सूखे हुए नलकूपों में पर्याप्त जल ला सकेंगे एवं भूमिगत जल स्तर को भी उठा सकेंगे। उठाना मतलब भूमि का जो जल स्तर है उनको बढ़ा सकें। कर्नाटक के इस प्रथम प्रयास, कर्नाटक में हुआ पहला प्रयास, कहाँ पे हुआ था? कम्मन हैली के सेना विहार में। इस पहले प्रयास, पहली कोशिश के बाद दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु आदि राज्यों में भी जल संचयन का कार्य प्रारंभ हो गया है। देश की बाकी प्रांतों में भी इस क्षेत्र में पर्याप्त जल चेतना की आवश्यकता है। वहाँ पे तो हो ही रहा है, और देश के जो अनेक प्रांत हैं, राज्य हैं, वहाँ पर भी इस पर्याप्त जल चेतना की आवश्यकता है, कि यानी जल संचयन के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। इस संबंध में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जल की प्रत्येक बूंद अमूल्य है। इस प्राकृतिक संपदा को दूषित होने से बचाने के लिए और इसे
अधिकाधिक बचाकर रखने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना होगा, ताकि आने वाले दिनों में जल संकट ज्वलंत समस्या न बने। ज्वलंत समस्या यानी एक जलती हुई भीषण समस्या न बने। चेरापूंजी में औसतन कितनी वर्षा होती है? हमने पढ़ी थी ना 1100 मिलीमीटर। और 11 इस चेरापूंजी से भी ज़्यादा कहाँ वर्षा होती है? मेघालय में, है ना। वर्षा का जल बचाने के लिए किस योजना पर बल दिया गया? तो वर्षा जल संचयन योजना, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वर्षा जल संचयन योजना पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए कौन से साधनों की आवश्यकता होती है? अब इस परिकल्पना को जब हम सार्थक बना रहे हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? एक तो रूफ वॉशर्स और एक आपका क्या था? रेन बैरल। किस किस की आवश्यकता होती है? रूफ वॉशर्स और रेन बैरल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रथम प्रयास कहाँ किया गया था? तो कर्नाटक के कम्मन वैली में सेना विहार, है ना। कर्नाटक में कम्मन वैली के सेना विहार में इसका प्रथम प्रयास किया गया और वो प्रयास सफल हुआ। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका प्रयास किया गया है। तो बच्चों, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या? जल, है ना। यह हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कहना चाहिए। अपने आसपास के लोगों में इस विषय में जागृति फैलानी चाहिए। हमें इसके लिए जुलूस भी निकालना चाहिए, ठीक है ना। जल चेतना अभियान ये भी चलाना चाहिए। इसे व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए। किसे? पानी को। आज जल रूपी प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिए किस प्रकार का हम योगदान दे सकते हैं? आप खुद सोच सकते हो। अपने घरों में दैनिक जीवन के उपयोग छोटे छोटे प्रयास भी आप कर सकते हो कि आप जैसे आपकी मम्मी बर्तन मांज रही है तो नल को कम खोलें। पोछा लगा रहे हैं तो आपने कपड़े धोए, उसका लास्ट का जो पानी बचता है उससे पोछा लगा सकते हो आप, है ना। कारों को आप नली से ना धोएं, बाल्टी में आपके जो पानी बचता है कपड़ों का उसको लेके आप कार धो सकते हो, अपनी गाड़ियों को धो सकते हो। आप क्या करते हो? नले लगा के खुले आम से बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हो। आप ब्रश करते हो तब क्या करना चाहिए? हमें जितनी आवश्यकता उतना पानी लेना चाहिए, बाकी नल बंद रखना चाहिए। नहाते हो चलता रहता है, पानी चलता रहता है, बाल्टी में लेकर नहाना चाहिए। तो छोटे छोटे प्रयास बच्चों आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब हम आपको जैसे शब्दार्थ के लिए भी बता देते हैं कि शब्दार्थ में क्या है। जल संकट, पानी के अभाव की समस्या, उपलब्ध प्राप्त औद्योगिक उद्योग संबंधी सर्वांगीण विकास, सब प्रकार की उन्नति, भूमिगत जमीन के भीतर का प्रदूषित स्वच्छ गंदा, नियमित नियम से विशेषज्ञ विशेष जानकारी रखने वाला पेयजल, पानी पीने योग्य, है ना, आपूर्ति देना, संचयन इकट्ठा करना यानी कलेक्ट एकत्र करना, उपयुक्त उचित सर्वेक्षण जांचना परखना, परिकल्पना योजना, मृदु मीठा, यथासंभव जितना संभव हो सके संकल्प, प्रण, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, ज्वलन, जलता हुआ, है ना। अब बच्चों कई ऐसे भी क्वेश्चन हैं जैसे आज विश्व में जल संकट एक विकट समस्या है, राइट। हर वर्ष सर्वत्र एक सी वर्षा होती है, नहीं, गलत है। भूमिगत जल का स्तर नीचे जाने से 23,000 गांव प्रभावित हुए, राइट। हमारे देश में वर्षा के अधिकांश जल का संचयन कर लिया जाता है, नहीं। संग्रहित पानी लंबे समय तक सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल राइट। भूमिगत जल से अपनी आवश्यकता पूरी करने वाले दो प्रमुख देश कौन से हैं? भारत और चीन। नलकूप इत्यादि के अधिक उपयोग के कारण तालगांव तालुके के 2000 के करीब कुएं सूख गए। यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधी राष्ट्रव्यापी सेमिनार सन 2000 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। इनमें से किसकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आवश्यकता नहीं होती है? देखो, रेन बैरल्स चाहिए हमको, रूफ वॉशर चाहिए, सिस्टर्न चाहिए, तो रेन कंडक्टर की आवश्यकता नहीं होती
है ना। अब जैसे प्र उपसर्ग से लगाकर बहुत सारे शब्द बन सकते हैं आपके प्र उपसर्ग से, जैसे प्रदान, प्रहार, प्रलय, प्रदेश, है ना। ऐसे ही ता प्रत्यय से सफलता, कुशलता, शालीनता, नम्रता, सतर्कता, तो ता उपसर्ग से भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। आपको शब्दार्थ कॉपी के अंदर नहीं लिखना बेटा, शब्दार्थ आपको ओनली लर्न करना है, लेकिन एग्जाम में आते हैं। ओके, जब तक हम शब्दार्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लेसन भी नहीं समझ पाएंगे। तो शब्दार्थ लर्न करने जरूरी है, ठीक है। और जितना आपको वर्क दिया जाएगा आपको वर्क करना है।